हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र इकोनॉमिक्स का डिस्कस है और आज का टॉपिक है भारत का नगरीकरण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित दो कथन दिए गए हैं। कथन ए, ग्रामीण जनसंख्या खुले में शौच करना अपने स्वास्थ्य के लिए खतरा नहीं मानती है। कारण आर है, पवित्रता एवं अपवित्रता से जुड़े सामाजिक सांस्कृतिक मापदंडों ने लोगों को घर में शौचालय निर्माण से रोका है। इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए, इसमें जो सही जवाब है बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। ए और आर दोनों सत्य हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसके बारे में है कि ग्रामीण जनसंख्या खुले में शौच करना आज भी जो है स्वास्थ्य के लिए खतरा नहीं मानती है। धार्मिक रूढ़िवादिता, पवित्रता और अपवित्रता जैसे धारणाओं के कारण गांवों में शौचालय का निर्माण घरों में बहुधा नहीं करवाया जाता है, यानी ज्यादातर नहीं करवाया जाता है। इसलिए कारण कथन जो है दोनों सत्य है, पर व्याख्या नहीं हो रहा है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, एक नगर किसी ग्राम से भिन्न होता है। एक नगर किसी ग्राम से भिन्न होता है किस संदर्भ में? तो इसका सही जवाब होगा सामाजिक मूल्यों के संदर्भ में, पारिवारिक संरचना के संदर्भ में, रहन सहन के तरीकों के संदर्भ में और आर्थिक क्रियाकलापों के संदर्भ में। तो सही जवाब होगा आपका डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, शहरी वृद्धि सूचक है। शहरी वृद्धि किसका सूचक है? इसका सही जवाब है कुल शहरी जनसंख्या में बढ़ोतरी का, शहरी केंद्रों की संख्या में वृद्धि का, देश की कुल जनसंख्या में वृद्धि का और शहरी क्षेत्रों से आय में वृद्धि का। तो शहरी वृद्धि का जो सूचक है वह उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन। देखिए, शहरी वृद्धि शहर में रहने वालों की संख्या में वृद्धि, शहरी केंद्रों की संख्या में वृद्धि और देश की कुल जनसंख्या में वृद्धि तथा शहरी क्षेत्रों से होने वाली आय में वृद्धि का परिणाम अथवा सूचक है। 4 नंबर है, इसमें जो क्वेश्चन है कि टीके ओमेन ने नगरीय जो परिवार है इनका अंतर बताया है। तो टीके ओमेन ने नगरीय परिवारों का जो अंतर बताया है किस संदर्भ में बताया, आपको बताना है किस तरह से जो है यह मतलब कि अंतर है। तो इसमें है, पहला जो दिया गया है कि आय के साधन और बदलते हुए मूल्यों के प्रतिमान के आधार पर। ठीक है, क्या यह सही है? तो सही है। ठीक है, ओमे ने जो नगरीय परिवारों में जो अंतर बताया, पहला अंतर जो इन्होंने बताया कि आय के साधन तथा बदलते हुए मूल्यों के प्रतिमान के आधार पर जो है यह अंतर हो सकता है। दूसरा जो इसमें इन्होंने बताया सत्ता की संरचना के आधार पर। तीसरा है नगरीय सामाजिक वातावरण और सामाजिक परिस्थितियों के आधार पर। यानी ये तीनों सही होंगे, उपयुक्त सभी के आधार पर जो होगा आपका डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। पद्म भूषण से सम्मानित समाजशास्त्री टीके ओमेन ने नगरीय परिवारों को स्पष्ट करने के लिए निम्न प्रतिमानों को जो है आधार बनाया। पहला इन्होंने जो आधार बताया, आय के साधन और उभरते या बदलते हुए मूल्यों के प्रतिमान। दूसरा है सत्ता की संरचना और तीसरा है नगरीय सामाजिक वातावरण और सामाजिक परिस्थितियों का आधार। क्वेश्चन नंबर 5 है, नगरीकरण के कारणों के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करिए। ठीक है, जो कारण है, पहला ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों को उच्च दर से पलायन। नगरीकरण के कारणों के संबंध में जो पहला कारण दिया गया, ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों को उच्च दर से पलायन हो रहा है। नगरों में शैक्षणिक संस्थानों की बढ़ती संख्या और ग्रामीण क्षेत्रों में रहन सहन का जो स्तर है उच्च है। तो इसके संदर्भ में आपको मतलब नगरीकरण के कारणों के संदर्भ में बताने कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो सही जवाब होगा पहला और दूसरा स्टेटमेंट, ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों को उच्च दर से पलायन और नगरों में शैक्षणिक संस्थाओं जो संस्थाएं हैं इनकी बढ़ती संख्या के आधार पे जो है यहाँ पे नगरीकरण के लिए जो दो कारक बताए गए हैं वो उत्तरदायी है। तो ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। देखिए, नगरीकरण के लिए दो कारक उत्तरदायी होते हैं, एक आकर्षण और दूसरा प्रतिकर्षण। आकर्षण के अंतर्गत शहरों का उच्च जीवन स्तर, बेहतर आधारभूत सुविधाएं, रोजगार के अवसर आदि आते हैं और दूसरी ओर गांवों में रोजगार अवसरों में कमी, निम्न जीवन स्तर और प्रतिकर्ष कारक हैं। मतलब और भी जो है इसके प्रतिकर्षक कारक हैं। गांवों ने नगरीय क्षेत्रों को जो है उच्च दर से पलायन और नगरों में शैक्षिक संस्थानों की बढ़ती संख्या जो है नगरीकरण के स्वाभाविक अभिलक्षण है। ठीक है, तो गांवों ने नगरीय क्षेत्रों की उच्च दर से पलायन जो किया है उसका जो कारण है
कि वहां पे जो है शैक्षणिक संस्थाएं हैं, रोजगार के अवसर हैं, हेल्थ सुविधाएं, इस तरह से जो है पलायन हो रहा है। तो नगरीकरण के जो स्वाभाविक अभिलक्षण है इसमें जो संदर्भित है वो आपका सही होगा। जबकि ग्रामीण क्षेत्र में रहन सहन का जो उच्च स्तर है नगरीकरण के प्रक्रिया को जो है अवरोधित करता है। तो आपका सही विकल्प होगा ए ऑप्शन। 6 नंबर है, जनसंख्या के निम्नलिखित में से किस अंक को समावेशी विकास के कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं है? तो सही जवाब होगा अर्ध शहरी क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्ति, डी ऑप्शन। आर्थिक समीक्षा 2015-16 के अनुसार समावेशी विकास को सामाजिक समावेशन और वित्तीय समावेशन में जो है प्रगति के रूप में देखा जा सकता है। तो सोशल इंक्लूजन और फाइनेंशियल इंक्लूजन में जो है प्रगति के रूप में देखा जाता है या देखा जा सकता है। दशकों के योजनाबद्ध आर्थिक विकास के बावजूद जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा जैसे भूमिहीन कृषि श्रमिक हैं, ये जो है, और सीमांत कृषक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इनके व्यक्तिगत सामाजिक और वित्तीय अपवर्जन का सामना कर रहे हैं। ये जो लोग हैं मतलब कि दशकों के योजनाबद्ध जो आर्थिक विकास के बावजूद जो जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा है जो भूमिहीन कृषि श्रमिक हैं या सीमांत कृषक हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ये जो है कह सकते हैं कि ये जो है ये लोग व्यक्तिगत सामाजिक और वित्तीय जो अपवर्जन है, इंक्लूजन है, इनका ये सामना कर रहे हैं। ये सीमांत वर्ग जो है समावेशी विकास के कार्यक्रम के केंद्र में है और शहरी क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्ति इन सीमांत वर्गों में शामिल नहीं है क्योंकि इस क्षेत्र के निवासियों में अमीर गरीब दोनों समुदाय निवास करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है एक समय जो है एक काल जो है भारत में मध्यम नगरीकरण की अवस्था से विशेषित है? वो है आपका 1931 से 1961। 1931 से 1961 की जो अवधि है भारत में मध्यम नगरीकरण का काल कहा जाता है। इस दौरान नगरीय जनसंख्या में 45.46 मिलियन जो है वृद्धि हुई, जबकि नगरीकरण का जो प्रतिशत है वह 12.2% से बढ़कर 18.3% तक की। तो जो बढ़त है आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में कथन ए है कि भारत में नगरीकरण का जो स्तर है चीन से काफी नीचा है, कारण भारतीय नगर कम नियोजित हैं। इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए इसमें जो है ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। चीन में नगरीकरण का जो स्तर है भारत के नगरीकरण के स्तर से काफी अधिक है। भारतीय नगरों में नियोजित नगरों की संख्या काफी कम है। कथन कारण दोनों सही है, परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 है, अधोलिखित प्रश्नों पर विचार करिए। कथन ए कह रहा है कि भारत एक नगरीय जनाधिक्य वाले देश का उदाहरण है, कारण भारत के अधिकांश बड़े नगरों में पर्याप्त अवस्थापना का अभाव है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसमें देखिए जो सही जवाब होगा मतलब ए गलत है किंतु आर सही है, ठीक है। तो इसमें डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। जनगणना 2011 के आंकड़े के अनुसार अगर बात किया जाए तो देश की लगभग 121 करोड़ की आबादी में 83.4 करोड़ लोग गांवों में और 37.7 करोड़ लोग शहरों में निवास करते हैं। हालांकि जनसंख्या के रूप में भारतीय शहरों में रहने वाले लोग कई विकसित देशों के तुलना में बहुत ही अधिक हैं। फिर भी प्रतिशत के आधार पे भारत अभी भी जो है विकसित देशों जैसे हांगकांग, सिंगापुर से बहुत ही पीछे है, जहां की नगरीय जनसंख्या लगभग 100% है। प्रतिशत के आधार पे हम देखें तो विकसित देशों के मुकाबले भारत अभी भी जो है जनाधिक्य वाले देशों के उदाहरण में शामिल नहीं है। फिर भी भारत में नगरीकरण की प्रवृत्ति जो है काफी तेज है। हालांकि नगरीकरण के इस तेज प्रवृत्ति के तुलना में शहरी सुविधाओं जैसे बिजली, पानी, शौचालय, परिवहन आदि की उपलब्धता नहीं बढ़ पा रही है, जिससे शहरों में समस्याएं का जनाधार बढ़ता जा रहा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 10 है, कथन कह रहा है कि नगरीकरण औद्योगिकरण का अनुसरण करता है। कारण क्या है? विकासशील देशों में नगरीकरण अपने आप में एक आंदोलन है। इसके संदर्भ में बताइए कौन सा मतलब कि स्टेटमेंट सही है। तो देखिए इसमें जो सही है मतलब दोनों सही है, पर इसमें जो व्याख्या है आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा।
औद्योगिकरण सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन की अवधि है जो एक मानव समूह से कृषि समाज से औद्योगिकरण समाज में बदल देती है। औद्योगिकरण की वजह से जो है बड़े बड़े शहरों का विकास हुआ है, अतः नगरीकरण औद्योगिकरण का अनुसरण करता है। विकासशील देशों में नगरीकरण अपने आप में भी एक आंदोलन है। क्वेश्चन नंबर 11 है कथन ए, पश्चिमी देशों के नगरों में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की संख्या अधिक पाई जाती है। कारण क्या है? कारण है पश्चिमी देशों में कृषि कार्य नवीन तकनीकों से किए जाते हैं जिसमें पुरुषों की भागीदारी अधिक होती है। बताइए इसमें कौन सा सही होगा? देखिए इसमें दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। विकसित पश्चिमी देशों में मुख्यतः मशीनीकृत नवीन तकनीक से कृषि की जाती है जो मुख्यतः पुरुषों द्वारा की जाती है और महिलाएं काम की तलाश में मुख्यतः नगरों में रहती हैं, अतः वहां नगरों में महिलाओं की आबादी पुरुषों की अपेक्षा अधिक है। तो ध्यान रखिएगा कथन कारण दोनों सही है और कथन की सही व्याख्या भी कारण है। क्वेश्चन नंबर 12 है भारत में नगरीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है सही है? तो नगरीकरण के संदर्भ में आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। पहला कथन है 2011 के जनगणना के अनुसार देश की कुल नगरीय जनसंख्या का 60% से अधिक प्रथम श्रेणी के नगरों में निवास करती हैं। दूसरा है 2011 में देश के 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 53 नगर जो है इसमें जो है संकुल थे। तो देखिए ये दोनों जो है स्टेटमेंट सही है। ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में प्रथम श्रेणी के नगरों की संख्या जो है 468 है, जो देश के कुल जो नगरीय जनसंख्या है इसका 70.02% है। वहीं 2011 में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 53 नगर संकुल थे जो कुल नगरीय जनसंख्या का 42.6% के लगभग है। 13 नंबर क्वेश्चन है, कथन ए कह रहा है कि भारत में सन 2001 के पश्चात शहरीकरण में तीव्र वृद्धि हुई है। कारण आर है भारत में मोबाइल संप्रेषण के क्षेत्र में क्रांति हो रही है। आपको बताना है कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है। दोनों स्टेटमेंट सही है पर जो कारण है कथन का सही व्याख्या नहीं है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। देखिए अगर बात किया जाए इसके बारे में तो 2011 का जनगणना जो है इसके अनुसार भारत की जनसंख्या 1210.85 मिलियन है, यानी 121 करोड़ कह सकते हैं, जिसमें 377.1 मिलियन जनसंख्या नगरों में निवास करती है और वहां जो है मतलब जहां वर्ष 2001 में 10 लाख नगरों की संख्या जो थी, मतलब 10 लाख जो जनसंख्या है ऐसे नगर 35 थे। ठीक है, वही वर्ष 2011 में बढ़कर 53 हो गए, जहां के जिन नगरों की जनसंख्या जो थी 10 लाख से अधिक थी, यानी कह सकते हैं 10 लाख के पॉपुलेशन वाले जो सिटी थे वो अब 53 हो गए हैं, जो सिद्ध करता है कि भारत में वर्ष 2001 के पश्चात शहरीकरण में तीव्र से या तीव्रतम वृद्धि हुई है। भारत में मोबाइल का उपयोग 1995 से प्रारंभ होकर गत 20 वर्षों में लगातार बढ़ते हुए टेलीफोन नेटवर्क के मामले में वैश्विक स्तर पर दूसरे स्थान पर जो है पहुंच गया है और भारतीय दूरसंचार उद्योग का मार्च 2001 में टेली घनत्व जो है 3.58% से फरवरी 2015 में बढ़कर 78.13% हो गया। देखिए कितना वृद्धि हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में शहरीकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो भारत में शहरीकरण के संदर्भ में आपको बताना है कौन सा कथन क्या है सही नहीं है। तो देखिए भारत में सभी क्षेत्रों में, जो भारत के सभी क्षेत्र यहां का शहरीकरण सर्वथा समान रूप से हुआ है। तो भारत में सभी क्षेत्रों का शहरीकरण सर्वथा समान रूप से हुआ है। सी ऑप्शन आपका जो है इसमें सही जवाब होगा, यानी शहरीकरण के संबंध में सी ऑप्शन आपका गलत स्टेटमेंट है। भारतीय नगरीकरण के प्रादेशिक प्रतिरूप में अत्यधिक विषमता है। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़े के अनुसार सबसे अधिक नगरीकृत राज्य गोवा है, जहां पर अधिक से या कह सकते हैं आधी से अधिक जो जनसंख्या यानी 62.2% नगरों में रहती है। वहां की जो 62% पॉपुलेशन है वो क्या करते हैं, नगरों में रहते हैं। वही हिमाचल प्रदेश सबसे कम नगरीकृत प्रदेश है, जहां पर 10% जनसंख्या नगरों में रहती है। और इस प्रकार कहा जा सकता है कि भारत में सभी क्षेत्रों का नगरीकरण सर्वथा जो है समान नहीं है। आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 15 निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड भारत में किसी अधिवास को नगरीय केंद्र परिभाषित करने के लिए स्वीकार नहीं किया गया है? वह आपका भौतिक विस्तार। देखिए, भारत में किसी अधिवास को नगरीय क्षेत्र घोषित करने के लिए जो निम्न शर्तें हैं, पहला है कि कम से कम 5,000 जनसंख्या हो, दूसरा पुरुष कार्यशील जनसंख्या का कम से कम 75% गैर कृषि व्यवसाय में कार्यरत हो, और तीसरा जो शर्त है कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो है, मतलब कि इनका जो जनघनत्व है 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होना चाहिए। तो जो नगरीय क्षेत्र है इनको घोषित, नगरीय क्षेत्र किसी जगह को नगरीय क्षेत्र घोषित करने के लिए जो शर्तें हैं आपको ध्यान में रखना है। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित शर्तों में से कौन जैसा जनगणना रिपोर्ट 2001 में दिया गया है किसी क्षेत्र को नगरीय निर्धारित करती है? तो जस्ट वही क्वेश्चन है जो हम लोगों ने अभी अभी डिस्कस किया है, ठीक है। तो इसके बारे में आप बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए, पहला जो है इसकी न्यूनतम जनसंख्या 5,000 होनी चाहिए, तो बिल्कुल सही है। गैर कृषि कार्यों में संलग्न इसकी पुरुष जनसंख्या न्यूनतम 75% होनी चाहिए, यह भी सही है। और इसकी जनसंख्या का जो जनघनत्व है 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होना चाहिए। तो पहला, दूसरा, तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और इसमें जो चौथा स्टेटमेंट है आपका सही नहीं है, इसका न्यूनतम क्षेत्रफल 10 वर्ग किलोमीटर होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो पहला, दूसरा, तीसरा स्टेटमेंट जो कि बी ऑप्शन में दिया गया है। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कथन बताना है। बी ऑप्शन में दिया गया है हिमाचल प्रदेश भारत का सबसे कम नगरीकृत वाला राज्य है। आपको मालूम है, इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो जो आपका बी ऑप्शन है सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत में नगरीकरण से बताइए क्या हुआ है? तो नगरीकरण से जन्म और मृत्यु दर दोनों घटी है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। देखिए, नगरीकरण होने से लोगों के उपभोग की सुविधाएं जो है बढ़ जाती हैं। समुचित विद्युत, स्वास्थ्य, आवागमन, संचार व्यवस्था से सुव्यवस्थित ढंग से सेवाएं प्राप्त करने में आसानी होती है। यदि व्यवस्था अच्छी रहती है तो खान पान, स्वास्थ्य सेवाएं आवश्यकता के अनुरूप उपलब्ध होती है, तो जन्म दर और मृत्यु दर दोनों में कमी आती है। क्वेश्चन नंबर 19 है, आपको सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो देख लीजिए, यहाँ पे जो है फुल रूप में नहीं दिया गया, यानी पूर्ण रूप से जो है ये क्वेश्चन आप नहीं देख पाएंगे, क्योंकि इसमें कुछ पार्ट दूसरे पेज में है और कुछ दूसरे पेज में है। तो देखिए, इसमें अगर डिस्कस कर लिया जाए तो सबसे ज्यादा बेहतर होगा, ताकि आपको समग्र दृष्टिकोण एक साथ मतलब कि मिल जाएगा। देखिए, यहाँ पे दिया गया है कि 2011 के जनगणना के अंतिम आंकड़े के आधार पर प्रश्नगत विकल्पों का जो सही सुमेल है वो इस प्रकार है। सर्वाधिक शहरीकृत राज्य तमिलनाडु है, अधिकतम शहरी आबादी वाला राज्य महाराष्ट्र है, अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य दिल्ली है, और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है वह है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। इसके बाद देखिए, सर्वाधिक शहरीकृत राज्य तमिलनाडु, मतलब कि जो प्रश्नगत विकल्प में मिलान करने पे जो सर्वाधिक शहरीकृत राज्य है वह है तमिलनाडु। तो प्रश्न के अनुसार तमिलनाडु आता है। 2011 के जनगणना के अनुसार जो है सर्वाधिक नगरीकृत राज्यों का जो क्रम है, पहले स्थान पे गोवा, मिजोरम, इसके बाद तमिलनाडु का स्थान है। और इस प्रकार वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है वो है बिहार, जबकि प्रश्नगत विकल्पों में मिलाने के लिए दिए गए विकल्प में बिहार नहीं है। जबकि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। समस्त राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व दिल्ली का ही है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित राज्यों में किसमें नगरीकरण का स्तर 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नवत है? वो है आपका बिहार, सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, अच्छा यहाँ पे जो डेटा दिया गया है, राज्य नगरीकरण प्रतिशत में जनगणना 2011 के आधार पे नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और बिहार। तो देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, आपको बताना है कि 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसमें नगरीकरण का स्तर सबसे निम्न है? तो सबसे मतलब नगरीकरण का स्तर सबसे जो निम्न है वह है पश्चिम बंगाल। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। देखिए, यहां पे जो कुछ डेटा दिया गया है ध्यान से देखिएगा। आंध्र प्रदेश कुल नगरीय जो जनसंख्या यहां पे दिया गया है और प्रतिशत कितना है 33.4।
आंध्र प्रदेश का कुल नगरीय जनसंख्या का जो प्रतिशत है 33.4 है, हरियाणा का जो है 34.9 है, मिजोरम का 52.1 है और पश्चिम बंगाल का 31.9 है। भारत में नगरीय केंद्रों की जो वर्गीकृत संख्या है कितना है, तो भारत में नगरीय केंद्रों की वर्गीकृत संख्या जो है 6 है, यानी डी ऑप्शन। नगरीकरण का तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जो अधिवासित प्रारूप में गत्यात्मक परिवर्तन लाती है। यह परिवर्तन मूलतः जनसंख्या, आकार, संरचना और कार्मिक क्षेत्र में होता है। कार्मिक दृष्टि से नगरीय अधिवासित क्षेत्रों में गैर प्राथमिक कार्यों की प्रधानता होती है। भारत जैसे विकासशील देशों में ग्रामीण नगरीय स्थानांतरण के कारण नगरीकरण की प्रक्रिया को अधिक बल मिला है। भारत के अधिकतर नगर पहले गांव थे जो सेवाओं के केंद्रीकरण के कारण नगर बन गए। भारत सरकार के जनगणना विभाग ने नगरीय केंद्रों को जनसंख्या के आधार पर 6 वर्गों में वर्गीकृत किया है। पहला है प्रथम वर्ग के जो नगर हैं, यहाँ पे जो है 1 लाख से अधिक जनसंख्या होनी चाहिए। द्वितीय वर्ग के जो नगर हैं 50,000 से 99,999 होना चाहिए। तृतीय वर्ग के जो नगर हैं, यहाँ की जो पॉपुलेशन है 20,000 से 49,999। चतुर्थ वर्ग के जो नगर हैं 10,000 से 19,999 और जो पंचम वर्ग के नगर हैं, यहाँ के जो पॉपुलेशन में जो वर्गीकरण किया गया है 5,000 से 9,999। और जो छठा वर्ग के जो नगर हैं, यहाँ का जो पॉपुलेशन होना चाहिए 5,000 से कम जनसंख्या। तो इस तरह से जो है 6 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 23 है, नगरीय भारत का विस्तार एक प्लेटफॉर्म है। नगरीय भारत का विस्तार एक प्लेटफॉर्म है औद्योगिक विकास का, आधुनिक सेवा क्षेत्र के विकास का और परिष्कृत आय अवसरों के निर्माण है। यह जो है भारत का विस्तार का एक प्लेटफॉर्म है, नगरीय भारत का। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, यानी उपयुक्त सभी। देखिए, नगरीय अधिवास ग्रामीण अधिवासों में से अपने आकार प्रक्रियात्मक आधार पर भिन्न होते हैं। ठीक है, यानी अपने आकार यानी जनसंख्या और जो प्रक्रियात्मक जो आधार है इससे भिन्न है। कृषि, वानिकी, पशुपालन और प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं जैसे ग्रामीण अधिवासों के प्रमुख कार्य हैं। इनके विपरीत जो है नगरीय बस्तियों के प्रमुख जो प्रकार हैं द्वितीय और तृतीय आर्थिक क्रियाओं से संबंधित होते हैं। नगरीकरण औद्योगिक और सेवा क्षेत्र के विकास के साथ परिष्कृत आय अवसरों के निर्माण का भी आधार है। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत का निम्न में से कौन सा नगरीय केंद्र विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले 10 शहरों में से एक है? वो है आपका बृहत मुंबई। बृहत मुंबई यानी सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहां पे आप देख सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र के अनुसार वर्ष 2018 में जनसंख्या के संदर्भ में विश्व के जो शीर्ष 10 शहर हैं कौन कौन से हैं? तो निम्न है, टोक्यो है, दिल्ली है, संघाई है, sao पाउलो है, मैक्सिको, कायरो, मुंबई, बीजिंग, ढाका और ओसाका। 2030 तक दिल्ली विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर होगा। इसके बाद क्रमशः टोक्यो और संघाई का स्थान रहेगा। 25 नंबर है, निम्नलिखित महानगरों में से किसका लिंगानुपात अधिकतम है? किस महानगर में लिंगानुपात सबसे अधिक है? वह है आपका सी ऑप्शन चेन्नई। 1000 पुरुषों के तुलना में स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो यहां पर आप महानगर देख सकते हैं चेन्नई का 2001 में 957 और 2011 के अंतिम आंकड़े के अनुसार 985। ठीक है, जो कि पॉपुलेशन डेंसिटी जो है 1000 पुरुष पे जो महिलाएं हैं आप देख सकते हैं। कोलकाता का और दिल्ली का भी आप देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में जनगणना नगरों की कुल संख्या है। सही जवाब होगा 3894। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का देश के कुल जनसंख्या की प्रतिशत थी कितना? देखिए, इसका जो सही जवाब है आपको बताना है। इसका सही जवाब होगा 31.16%। बहुत बार यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 2011 के अंतिम जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या आप देख सकते हैं 121 करोड़ लगभग है, जिसमें से ग्रामीण जनसंख्या 83 परसेंट देख लीजिएगा। डेटा याद रखना जरूरी नहीं है, जो परसेंटेज है उसको ध्यान में रखिएगा। जो ग्रामीण जनसंख्या है 68.9% है और शहरी जनसंख्या जो है 31.1% है। 2011 के अंतिम
जो है अंतिम जनगणना, इसके अनुसार भारत के कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का जो अनुपात है 31.16% था। क्वेश्चन नंबर 28 है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में शहरों में रहने वाले लोगों की संख्या लगभग कितना है? आपको मालूम है 37 करोड़, ए ऑप्शन। और 29 नंबर है, भारत में कितने जिले हैं? भारत में कितने जिले हैं बताइए? तो कुल जिलों की संख्या 728 है, तो इनमें से कोई नहीं, ई ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 में कथन ए कह रहा है कि भारत के बृहत नगरों में जनसंख्या वृद्धि में भिन्नता पाई जाती है, कारण आर जो दिया गया कि 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में 4 बृहत्तम नगर है। बताइए इनमें से कौन सा सही है? देखिए इसमें जो सही है सी ऑप्शन आपका सही होगा, ए सही है और आर गलत है। ठीक है, भारत के बृहत नगरों में जनसंख्या वृद्धि में अंतर पाया जाता है, जबकि 2001 के जनगणना के अनुसार भारत में 6 बृहत नगर थे। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत में जनसंख्या की वृद्धि दर उच्चतम है वर्ग सेकंड नगरों में। 2001 के जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या की सर्वोच्च वृद्धि दर जो है वर्ग सेकंड के नगरों में जो है, यानी जो सेकंड वर्ग के नगर हैं यहां पे पाई गई थी। और 32 नंबर क्वेश्चन है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की कुल नगरीय जनसंख्या में महानगरों की जनसंख्या की प्रतिशतता थी, कितना प्रतिशत था? तो 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की कुल नगरीय जनसंख्या में महानगरों की जनसंख्या का जो प्रतिशत था वो था 42.61%। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 33, भारत की कुल नगरीय जनसंख्या में 10 लाख ही नगरों का प्रतिशत योगदान कितना है? तो 38%। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, 2001 के जनगणना के अनुसार भारत के प्रथम वर्ग के नगरों का योगदान कुल नगरीय जनसंख्या में है कितना परसेंट? तो 62.32%। इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। 2001 के जनगणना के अनुसार अगर बात किया जाए तो भारत के प्रथम वर्ग के नगरों की जनसंख्या का प्रतिशत कुल नगरीय जनसंख्या का 62.32% था। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार प्रथम वर्ग के नगरों की कुल संख्या जो है 468 है और इन नगरों की जनसंख्या 264.9 मिलियन है, जो कुल नगरीय जनसंख्या का लगभग जो है 70%। 35 नंबर क्वेश्चन है, 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भारत की मेगा सिटी नहीं है? वो है आपका अहमदाबाद। ठीक है, तो देखिए 6 मेगा सिटी थे 2001 की जनगणना के अनुसार। पहला था मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद और बंगलुरु। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में 40 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरीय संकुल हैं। बृहत मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, पुणे और सूरत। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन है, गत 30 वर्षों में दिल्ली में सर्वाधिक प्रवासी आए हैं, कहां से? तो उत्तर प्रदेश से। 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? 4 कथन दिया गया है, आपको बताना है कौन सही है। पहला है, तमिलनाडु ने 1961 से 2001 के अवधि में नगरीकरण अनुपात में सर्वाधिक वृद्धि जो है अंकित किया है। दूसरा है, भारत में एक नगरीय केंद्र का औसत आकार लगभग 45,000 है। तीसरा स्टेटमेंट है, नगरीय केंद्रों की सबसे बड़ी संख्या चतुर्थ श्रेणी में आती है। और चौथा जो स्टेटमेंट है, 5वीं तथा 6ठी श्रेणी के नगरों में देश की कुल नगरीय जनसंख्या का 5% से भी अधिक भाग जो है रहता है। इसका सही जवाब आपको बताना है। देखिए इसके बारे में हम लोगों ने जो है डिस्कस किया है। अगर इसका सही आप जवाब दे पाते हैं तो कमेंट करके बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए इसमें जो सही जवाब है पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो इसमें सी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन होगा। तमिलनाडु ने 1961 से 2001 के दौरान नगरीकरण अनुपात में सर्वाधिक यानी 17.17% वृद्धि जो है अंकित की है। 2001 के जनगणना के अनुसार भारत में एक नगरीय केंद्र का औसत आकार जो है लगभग 55,400 का था। नगरीय केंद्रों की सर्वाधिक संख्या चतुर्थ श्रेणी में, जबकि 5वीं और 6ठी श्रेणी के नगरों में देश की कुल नगरीय जनसंख्या का 3% अधिवासित था। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? 4 कथन आपको दिए गए हैं, बताना है कौन सा कथन सही है। भारत के उत्तरी शहरों में समानतः असंतुलित लिंगानुपात मिलता है। दूसरा है, पश्चिमी शहरों के केंद्रीकरण के विपरीत पूर्वी शहर बिखरे हुए हैं। तीसरा, दक्षिण में श्रम शक्ति में महिलाओं की ईसाइयों की लघु संख्या तथा
उच्च शिक्षा दर के कारण बृहत्तर जो है भागीदारी है। चौथा है पश्चिमी शहरों में ग्रामीण क्षेत्रों से लघुतर प्रव्रजन होता है। तो दिए गए कूट में आपको बताना है कौन सा सही जवाब होगा। तो देखिए पहला, दूसरा और चौथा स्टेटमेंट आपका सही है, तीसरा स्टेटमेंट गलत है। कैसे गलत है इसको हम लोग यहां पे देख लेते हैं। देखिए भारत के उत्तरी शहरों में सामान्यतः असंतुलित लिंगानुपात मिलता है। पश्चिमी शहरों में केंद्रीयता है, जबकि पूर्वी शहरों में बिखराव की स्थिति देखी जाती है। पश्चिमी शहरों में ग्रामीण क्षेत्रों से लघुतर प्रव्रजन होता है। तो कथन जो थर्ड वाला था वो गलत हो जाता है, क्योंकि श्रम शक्ति में महिलाओं की भागीदारी उच्च शिक्षा दर से तो संबंधित है, परंतु ईसाइयों की जनसंख्या से निरपेक्ष है। 39 नंबर क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन जो है एक 10 लाखी नगर नहीं है? वो है आपका ग्वालियर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 है, 2001 के जनगणना के अनुसार 10 लाख जनसंख्या वाले नगरों की सर्वाधिक संख्या है कहां पे? तो सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश में। और यहां पे जो है आप देख सकते हैं कि 2001 के जनगणना के अनुसार विभिन्न राज्यों में जहां 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की जो संख्या है, उत्तर प्रदेश, इसके बाद महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल। ठीक है। वहीं 2011 के जनगणना के सर्वाधिक 10 लाखी नगर जो है उत्तर प्रदेश और केरल में है। यहां पे 7 जो है नगर हैं जहां की जनसंख्या 10 लाख से भी अधिक है। और इसके पश्चात महाराष्ट्र में 6 शहर हैं, मध्य प्रदेश में 4 शहर है, गुजरात में भी 4 है, तमिलनाडु में भी 4 है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 के जनगणना के अनुसार 10 लाखी प्लस के नगरीय समूह नहीं है? वो है आपका उड़ीसा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर आप डेटा को देख सकते हैं। 42 है, भारत की 1/4 से अधिक नगरीय जनसंख्या जिन 2 राज्यों में निवास करती हैं वो कौन सा मतलब कि जो है शहर है यानी राज्य है? वो है आपका महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। जनगणना 2001 और 2011 के अनुसार जो है आपका सही विकल्प डी ही होगा, यानी महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। जनगणना 2011 के अनुसार दिए गए विकल्प में राज्यों की जनसंख्या जो नगरीय जनसंख्या है उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा है। इसके बाद उत्तर प्रदेश मतलब कि आप देख सकते हैं इतना दिया गया है, जो डेटा है आप देख लीजिएगा। इसके बाद पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश तथा तमिलनाडु। इस प्रकार महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की नगरीय जनसंख्या जोड़ने पर जो है भारत की कुल नगरीय जनसंख्या के 25% से भी अधिक हो जाएगी। 43 है, 2001 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले देश के 3 राज्य हैं। कौन कौन? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु। यहां पर आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है? भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? सही जवाब होगा, देखिए इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, सही जवाब होगा गोवा। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। जनगणना 2001 और 2011 के अनुसार भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य गोवा है, जिसकी कुल जनसंख्या में 62.2% नगरीय आबादी जनगणना 2011 के अनुसार है। और जनगणना 2001 के अनुसार इसकी नगरीय आबादी 49.8% थी। क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनकी नगरीय जनसंख्या 2011 के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो व्यवस्थित करना है। देखिए इसमें आपको तो मालूम ही है, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो देखिए पहले स्थान पे कौन आएगा? महाराष्ट्र। ठीक है, इसके बाद महाराष्ट्र के बाद आएगा आपका उत्तर प्रदेश, इसके बाद बताइए तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल। तो ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। यहां पर आप देख सकते हैं महाराष्ट्र का जो नगरीय जनसंख्या है, इसके बाद उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल का। 46 नंबर है, 2001 के जनगणना के अनुसार नगरीय जनसंख्या के संदर्भ में कौन से राज्यों का जो है आरोही क्रम सही है? पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। आरोही क्रम, अवरोही नहीं, आरोही क्रम में आपको बताना है। तो आरोही क्रम में नहीं, घटते क्रम में। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल इससे मतलब सबसे कम पश्चिम बंगाल, इसके बाद तमिलनाडु, इसके बाद उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र आरोही। ठीक है, आरोही का मतलब आरोही यानी आपको सबसे कम, इसके बाद उससे ज्यादा यानी बढ़ते क्रम में। अवरोही माने घटते क्रम में था, तो आरोही में आपको जो है बताना था। लेकिन यहां पे जो है अवरोही क्रम में भी आपको बताना है कि अवरोही क्रम में अगर आप व्यवस्थित करिएगा तो कौन राज्य सबसे पहले आएगा। तो अवरोही क्रम में आप जो है कमेंट करके हमें बताइए।
47 नंबर क्वेश्चन है, भारत के 3 सर्वाधिक नगरीकृत राज्यों का जो सही क्रम है वो कौन सा है? तो भारत के 3 सर्वाधिक नगरीकृत जो राज्य हैं वो कौन कौन से हैं? देखिए इसका सही जवाब होगा, जो भारत के सर्वाधिक नगरीकृत राज्य हुए हैं आपका तमिलनाडु, महाराष्ट्र और इसमें जो ऑप्शन में दिया गया है सी ऑप्शन में गुजरात। तो सी ऑप्शन होगा तमिलनाडु, महाराष्ट्र और गुजरात। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 है, 2011 के जनगणना के आधार पर निम्नलिखित राज्यों को उनके नगरीकरण के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है। तो 2011 के जनगणना के संदर्भ में जो है आपको नगरीकरण के अवरोही क्रम में जिन राज्यों के जो शहर हैं मतलब कि इन राज्यों को नगरीकरण के अवरोही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। तो व्यवस्थित करिए, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए नगरीकरण के संदर्भ में इन राज्यों को अगर व्यवस्थित कीजिएगा तो पहले स्थान पे आएगा महाराष्ट्र, इसके बाद पश्चिम बंगाल, इसके बाद आंध्र प्रदेश, लास्ट में आएगा गुजरात। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और यहां पे आप देख सकते हैं कुल नगरीय जनसंख्या के आधार पर विकल्पगत राज्य है, जो विकल्प में जो राज्यों का नाम दिया गया इनका अवरोही क्रम जो है महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और गुजरात। जबकि प्रतिशत के आधार पर जो प्रश्न में मतलब कि जो ऑप्शन में जो राज्य है इनका अवरोही क्रम में अगर व्यवस्थित कीजिएगा तो महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल का स्थान आएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 49। जुलाई 2011 में जारी किए गए 2011 जनगणना के अंतिम आंकड़े के अनुसार निम्नलिखित राज्यों को नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत के अवरोही क्रम में जो है व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सही चयन कीजिए। इसका सही जवाब क्या होगा? आपको मालूम ही है, सेम क्वेश्चन है, हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस कर लिया है। तो आपका ए ऑप्शन सही होगा। सबसे पहले तमिलनाडु, इसके बाद केरल, महाराष्ट्र और गुजरात का स्थान आएगा। ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं तमिलनाडु का जो मतलब कि प्रतिशत में जो नगरीय जनसंख्या दिया गया है 48.4% है, केरल का 47.7%, महाराष्ट्र का 45.2% और गुजरात का 42.6% है। क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा गया भारत में 3 सर्वाधिक नगरीकृत राज्यों का जो सही अवरोही क्रम है कौन सा है? तो सर्वाधिक नगरीकृत राज्यों का सही अवरोही क्रम आपको बताना है। वो वाला जो आपको ऑप्शन मालूम ही है, तो वाला ऑप्शन आप जो है कमेंट में करके बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, बिना देखे हुए ईमानदारी पूर्वक। भारत में 3 सर्वाधिक नगरीकृत राज्यों का जो सही अवरोही क्रम है वह महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक। ठीक है। 51 है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय घनत्व सर्वाधिक है? मतलब वो वाला जो ऑप्शन है आपको मालूम है, तो सही जवाब होगा पश्चिम बंगाल। आप लोग कमेंट बहुत कम करें, प्लीज कमेंट किया करिए। जनगणना 2011 के देखिए अंतिम आंकड़े के अनुसार अगर बात किया जाए तो प्रश्नगत राज्यों में नगरीय जनसंख्या जो घनत्व है, यानी नगरीय जनसंख्या में नगरीय क्षेत्रों का भाग देकर प्राप्त जो है किया जाता है, तो निम्नानुसार है, आप देख लीजिए, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल। ठीक है। तो देखिए आज का जो डिस्कशन है यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट डिस्कशन में क्वेश्चन नंबर 52 से स्टार्ट करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देखिए जरूर दिया करिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। अगर कहा जाता है कि इस क्वेश्चन का कमेंट आप लोग कीजिए तो बिल्कुल किया करिए। ठीक है। आप लोग उसमें लेजीपन मत लाइए, कमेंट किया करिए। और कोई भी डाउट हो, कहीं से भी हो, किसी भी टॉपिक से हो, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।